जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के आपके इस प्रोग्राम में। आज हम लोग देखने वाले हैं नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। यकीन मानिए कि इससे बेहतर क्लास सिटीजनशिप का आपने कहीं नहीं किया होगा। ए टू जेड चीजों को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एग्जाम के व्यू से भी और नॉर्मली जो कंफ्यूजन हमारे अंदर आपके अंदर जो होता है कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन के व्यू से ही भी सभी तरह से हम लोग जो है सो इसको स्टडी करेंगे। अगर हम नागरिकता की बात करें कि भारत में जो लोग हैं उनको किस प्रकार की नागरिकता दी गई है, तो याद रखिएगा आपको जो नागरिकता प्राप्त है वह कैसी नागरिकता प्राप्त है, तो याद रखेंगे एकल नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, एकल नागरिकता माने किसी भी व्यक्ति को मात्र एक प्रकार की नागरिकता जो है सो भारत में मिल सकती है। भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति जो है वह भारत का नागरिक कहलाएगा। आप देखिएगा जब फॉर्म वगैरह भरेंगे तो आप उसमें नेशनलिटी आपसे पूछा जाता है तो आप इंडियन लिखते हैं। जम्मू कश्मीर वाले भी इंडियन लिखते हैं, कन्याकुमारी वाले भी इंडियन, गुजरात, अहमदाबाद, इलाहाबाद, आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, सभी जगह के लोग इंडियन लिखते हैं। यानी भारत के किसी भी कोने में रहने वाला जो व्यक्ति है वह भारत का नागरिक है। अब नागरिक का मतलब क्या होता है, तो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो उस क्षेत्र के, उस देश के कानूनों का पूर्णतः पालन कर सकता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नागरिक कहेंगे। ठीक है, वहां के सभी संसाधनों का पूर्णतः उपयोग कर पाने की अधिकार जिसके पास हो, उस व्यक्ति को, उस क्षेत्र का हम लोग नागरिक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ठीक है एकल नागरिकता तो है, लेकिन ये एकल नागरिकता किस देश से प्रेरित है, तो आप क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा यह नागरिकता जो है ब्रिटेन से प्रेरित है। ठीक है, यानी आपको जो एकल नागरिकता हमने भारतीय संविधान में डाला है वो किस देश से डाला है, तो वह हमने ब्रिटेन के नागरिकता से डाला है। ठीक है, ब्रिटेन में जिस प्रकार की नागरिकता है अपने भारत में भी उसी प्रकार की नागरिकता है, आपको सिंगल सिटीजनशिप है। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर के नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी भारत की। क्यों? क्योंकि भारत एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। आप दो नागरिकता लेकर के एक साथ नहीं रह सकते हैं। सामान्य तौर पे इसके बहुत सारे रूल्स हैं। हम अगर बात करें भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है, भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 जो है यह नागरिकता के बारे में बात करता है। यानी नागरिकता जो है वह हमारे भारतीय संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन, इसकी चर्चा है। नागरिकता भाग 2 और आपका अनुच्छेद 5 से 11, इन सबको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। वैसे नागरिकता भाग 2 आपने पीछे पढ़ा हुआ है और अनुच्छेद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आपको अनुच्छेद यहां भी हम लोग यहां स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले कुछ चीजों को हम लोग जान लेते हैं। किस चीजों को जान लेते हैं, तो आइए देखते हैं किसको जानना है हमको। सामान्य तौर पे कुछ नियम के आधार पर आपको नागरिकता दी जा सकती है। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें तो आपको जो है वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा, ध्यान रखिएगा किसी भी भारतीय व्यक्ति को 4 प्रकार से भारत की नागरिकता दी जा सकती है और 2 प्रकार से उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती, 3 प्रकार से उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, 4 प्रकार से आपको नागरिकता मिलेगी और 3 प्रकार से समाप्त होगी। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला मैंने बोला कि वंश परंपरा के अनुसार, वंश परंपरा क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे जन्म से ही भारत के नागरिक होंगे अगर उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। ठीक है, यह वंश परंपरा हो गया। दूसरा अगर बात करें हम, तो आपको पंजीकरण के द्वारा, किसके द्वारा, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी आप भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। पंजीकरण क्या है, पंजीकरण क्या है, तो सामान्य तौर पर आप भारत में लगातार 7 वर्षों तक रहने के बाद आप भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग पंजीकरण। यानी पंजीकरण के द्वारा आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तीसरा है देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता। तो देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता का क्या मतलब है, इस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है तो उसको भारत में कम से कम 11 साल रहना पड़ेगा और साथ में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक भाषा की जानकारी उसको होनी चाहिए। 11 साल भारत में रहने और एक भाषा की जानकारी के पश्चात उसको देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर तो फिर हम पंजीकरण के द्वारा नागरिकता काहे लेंगे, हम जो है देशीयकरण के द्वारा काहे लेंगे, पंजीकरण के द्वारा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहां तो हमको 7 साल में मिल जा रहा है, यहां हमको मिल रहा है 11 साल में। तो ध्यान रखिएगा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता उन्हीं व्यक्ति को मिल सकती है जो क्या है,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, सॉरी, पर्सन ऑफ क्या है, इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के नागरिक हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब भारतीय मूल का नागरिक क्या होता है, आपने सुना होगा कि जैसे कोई भी देश के लोग जो होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है अमेरिकी नागरिक है, भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक। इसका मतलब है कि उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब जो व्यक्ति है जिसकी बात हम कर रहे हैं वह भारत का नागरिक नहीं होकर के अमेरिका का नागरिक है, तो इसी के कारण उसको कहा गया क्या, कि भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक। तो ध्यान रखना है कि पंजीकरण कराने के लिए कंडीशन जो है वो क्या अप्लाई होगा, PIO वाला अप्लाई होगा। इसके बाद बात करें देशीयकरण। देशीयकरण यानी कि जो भारतीय मूल का नागरिक नहीं है वह व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है तो उसको किस प्रोसेस से गुजरना होगा, तो भैया उसको देशीयकरण के प्रोसेस से गुजरना होगा। यानी कि 11 साल भारत में रहने के बाद भारतीय संविधान अनुसूची 8, आपने पीछे पढ़ा है अनुसूची, उस 8 में इस बात की चर्चा की गई है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की चर्चा की गई है, ठीक है। तो उसमें से किसी एक भाषा की जानकारी होगी तो देशीयकरण के द्वारा उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और चौथा जो है वह क्या है, भूमि विस्तार के द्वारा, भूमि विस्तार, ठीक है। जैसे मान लिए अभी आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में कंटिन्यू जो है आंदोलन हो रहे हैं। भारत के बहुत सारे विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि ये सही मौका है इसी समय बांग्लादेश पर अधिकार कर लिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश कभी भारत का ही हिस्सा रहा था। तो अब अगर हम बांग्लादेश पर अधिकार कर लेते हैं तो बांग्लादेश के सभी नागरिक उसी समय से भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसी को बोला जाता है भूमि विस्तार। हम पाकिस्तान के क्षेत्र, आप सुनते होंगे बार बार जो है सो हल्ला होता है कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। तो पीओके पे अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो उसी समय से पीओके के सभी नागरिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये 4 कंडीशन है जिसके द्वारा आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा 3 कंडीशन जिसके द्वारा आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। क्या क्या, तो पहला है आपका कि त्याग देने पर। आपने क्या किया, आपने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया तो आपकी नागरिकता भारत में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर आप गए और किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो उस स्थिति में भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है। और तीसरा कंडीशन है कि आपको भारत सरकार निर्वासित कर दे। निर्वासन के पश्चात भारत सरकार कब निर्वासित कर देगा, तो आप देशद्रोही काम किए होंगे, आप ऐसा कार्य किए होंगे जिससे देश की प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा पर कलंक लग रहा हो। तो उस स्थिति में भारत सरकार आपको भारत से निर्वासित कर देगी और जब निर्वासित कर देगी तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हालांकि आपको भारत सरकार निर्वासित किसको करेगी, तो जिस व्यक्ति ने देशीयकरण या पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को ग्रहण किया है उनको निर्वासित करेगी। जो शुरू से ही देश की आजादी के समय से ही भारत के नागरिक हैं उनको भारत सरकार निर्वासित नहीं करती। आपने गलत किया है, गलती किया तो आपको सजा होगा, जुर्माना होगा, नहीं आपको जेल होगी। ये सारे प्रावधान जो है उस किसी भी तरीका को अपनाया जाएगा जिससे आप सुधर सके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भैया इन 4 तरीकों से, इन 4 कंडीशन से हमको भारत की नागरिकता मिल सकती है और ये जो 3 तरीका है इसके द्वारा भारत की नागरिकता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। अब आइए कुछ कंडीशंस आपको समझाते हैं हम। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा सीमा हैदर जो है वह सचिन से शादी कर ली, भाग कर नेपाल के रास्ते भारत में आकर के। पाकिस्तान की है सीमा हैदर, दोनों पबजी खेलते थे और पबजी खेलते खेलते सब्जी बना दिए, नहीं तो दोनों को प्यार मोहब्बत हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का ठान लिया और सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दी जाएगी। देखिए सीमा हैदर जो भारत आई है, वो सीमा हैदर भारत आई है तो उस पर कौन सा कंडीशन लागू होगा, याद रखिएगा वो जो है घुसपैठ की है। लेकिन समस्या यह है कि उसने भारत में सचिन से शादी कर लिया,
ठीक है, भारत में उसने क्या कर लिया, सचिन से शादी कर लिया, तो अब इस स्थिति में उसको भारत की नागरिकता दी कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि सीमा हैदर जो है उसने सचिन से शादी कर लिया तो सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी। कैसे नागरिकता मिलेगी, तो विवाह एक ऐसा नीति होता है किसी भी देश में आप जाइएगा, अगर उस देश की लड़की से आप शादी करके वहीं रह जाते हैं या उस देश के लड़का से शादी करके वहीं रह जाते हैं तो आपको नागरिकता दिया जाता है, लेकिन वहां पे आपको पंजीकरण वाले प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। यानी कि आप अगर किसी रशियन से जाके ब्याह कर लिए तो आप अगर भारत में रहते हैं, आपकी रशियन भारत में रहती है, तो उस रशियन को भी भारत की नागरिकता क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा केस समझिए, सानिया मिर्जा, ये तो हो गया कि किसी दूसरे देश से भारत में आ गई। अगर भारत से कोई लड़की विदेश में जाके शादी कर लेती है तो सानिया मिर्जा जो है, सानिया मिर्जा ने क्या किया, जाकर के पाकिस्तान में शादी कर लिया। ठीक है, तो सानिया मिर्जा की नागरिकता क्या खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। सानिया मिर्जा की नागरिकता तब खत्म होती जब सानिया मिर्जा भारत की नागरिकता का त्याग करके पाकिस्तान की नागरिकता को ग्रहण कर लेती, लेकिन उसने भारत की नागरिकता का त्याग नहीं किया है तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि इसके बच्चे का क्या होगा। ठीक है, क्योंकि सामान्य तौर पे वंश परंपरा में एक चीज कंडीशन देखा जाता है कि पिताजी जो है सो इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। बच्चे का क्या होगा, तो उस बच्चे का जन्म कहां हुआ है, तो याद रखिएगा उस बच्चे का जन्म हुआ है पाकिस्तान में। अब सवाल यह है कि उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा क्या, तो याद रखिएगा यहां पे एक कंडीशन अप्लाई होगा। कौन सा कंडीशन, कि जन्म होने के 1 साल के भीतर अगर सानिया मिर्जा ने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन भारत में करवा दिया होगा तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर नहीं करवाया होगा तो याद रखिएगा फिर उसके बच्चे को जब भारत की नागरिकता प्राप्त करना होगा तो थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी। उसको कौन सा कंडीशन अप्लाई करना होगा भैया, पंजीकरण वाला कंडीशन अप्लाई करना होगा। यानी कम से कम 7 साल उसको भारत में रहने के बाद ही भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी कि आपको जो है पंजीकरण वाला PIO वाला भारतीय मूल के नागरिक वाले कंडीशन को अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, भारतीय मूल का नागरिक का मतलब क्या है कि माता पिता में से कोई एक या दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। सानिया मिर्जा भारत की नागरिक रही है। ठीक है, तो ये करना होगा। अन्यथा अगर उसने जन्म के 1 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा तो उसको ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं करना होगा, वह भारत का नागरिक बच्चा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बच्चों में कंफ्यूजन होता है। हमसे एक बार एक बच्चा सवाल पूछा था कि सर मान लेते हैं कि कोई प्रेग्नेंट औरत है और हवाई जहाज से वह जो है इंडोनेशिया से चलती है, उसको जाना है अमेरिका, अब भारत के ऊपर से जा रही है, तब तक भारत के ऊपर जब हवाई जहाज पहुंचा तो उसी में बच्चे का जन्म हो गया, तो अब उसको कहां की नागरिकता दी जाएगी। तो हम उसको बताए थे, रे बकलोलवा, एक तो पहले समझ जाओ कि अगर लेडीज प्रेग्नेंट है और बच्चा होने की क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसको हवाई जहाज पे चढ़ने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहला बात यह हो गया। तो फिर बच्चा होगा हवाई जहाज में कहां से, पहला बात। दूसरी बात कि खुदा न खास्ते अगर बच्चा हवाई जहाज में हो जाए तो हम भारत सरकार यहां से रस्सी फेंक के हवाई जहाज उतार ले, उतार नीचे, यह तो और लड़का का जन्म हुआ है, इसको नागरिकता हम देंगे। काहे ऐसा फालतू पेचने में पड़ेगी सरकार, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हवाई जहाज में जन्म हुआ है तो उसको नागरिकता इंडोनेशिया का ही रहेगा। अरे भारत की जनसंख्या कम है भाई, हम विश्व के 1 नंबर की जनसंख्या 144 जनसंख्या को क्रॉस कर रहे हैं, 144 करोड़, और ऊपर से वो और ले आएंगे, काहे ले आएंगे फालतू में, इस काम को नहीं करेंगे। भारत सरकार ऐसा कुछ नहीं करती, या कोई भी देश ऐसी कंडीशन नहीं लगाती कि हमारे आसमान में आपका जन्म हुआ है तो आप हमारे नागरिक हो जाएंगे, यह कंडीशन अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले तो यह थ्योरी वहीं पे गलत हो गई कि प्रेग्नेंट औरत को हवाई जहाज में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग आर्टिकल पे। ये सारे कंडीशन जो है कंफ्यूजन वाले थे, जो हमेशा होता है हम लोगों को, ये ध्यान रखिए, ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब आगे हम लोग चलें, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद को। हमने बताया था कि नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के और 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 5 हमको क्या बताता है। अनुच्छेद 5 बताता है कि भारत का नागरिक बनने के लिए संविधान में बताए गए मानदंडों को पूरा करना होगा ना। भारत का नागरिक बनने के लिए आपने देखा अभी चारों कंडीशन, उस चारों कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत के निवासी और जन्मे थे उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। सिंपल सी बात है कि भारत में अगर जन्म होगा, भारत का निवासी रहेगा तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। इसी में कहा गया है कि इसे लोग जो ऐसे लोग जो भारत में पैदा नहीं हुए थे परंतु भारत में रहते थे उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। यानी देश जब आजाद हुआ उस दौर में आपको जो भारत के नागरिक तो नहीं थे, जैसे आपने देखा होगा पूरा गोवा जो था वहां पे पुर्तगाली रहते थे, उनका जन्म तो भारत में नहीं हुआ था लेकिन भारत में रह रहे थे और देश आजाद हुआ तो उस दौर में उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। आज आप जाइएगा, जैसे आपने सुना होगा आंग्ल इंडियन,
ठीक है, तो आंग्ल इंडियन क्या है, इनको भारत की नागरिकता दे दी गई है, सारे कंडीशन भारत वाले फुलफिल करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वोट करने का भी इनको अधिकार है, तो इसी की बात यहां पे कही गई है। अगला बोल रहा है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो नागरिकता प्रदान की गई। यानी ये तीनों की तीनों कंडीशन, यानी आजाद होने से 5 साल पहले से भारत में कोई व्यक्ति रह रहा हो उसको भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। किसके तहत, तो अनुच्छेद 5 के तहत। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला बता रहा है आपका भाग 6। भाग 6 क्या कह रहा है, भाग 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से आए कुछ भारतीयों को नागरिकता। अगर जब देश आजाद हुआ उस दौर में आप देखे होंगे कि हिंदू मुसलमान में राइट वगैरह हो गया, यहाँ के मुसलमान बहुत सारे चले गए कहां, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बहुत सारे मुसलमान हिंदू आ गए भारत। तो यही बात आपको बोल रहा है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन सभी को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। लेकिन एक डेट है, कब, 19 जुलाई 1949 से पहले जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें भारत की नागरिक मान लिया गया यदि उनके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ध्यान रखिएगा, वह पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वह भी भारत का ही हिस्सा था। तो आपको बोल क्या रहा है कि 19 जुलाई 1949 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में आ गए हैं, अगर उनके माता पिता दादा दादी में कोई में से भारत का नागरिक हो तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई। यानी सीधा आप समझिए कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को दिया गया नागरिकता। अनुच्छेद 6 में वर्णन है, ठीक है। इसी में कहा गया है कि उसके बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी अगर 19 जुलाई 1949 के बाद लोग भारत आते हैं तो उनको भारत की नागरिकता किस परिस्थिति में दिया जाएगा, उनको पंजीकरण वालों को फॉलो करना होगा। और पीछे मैंने पंजीकरण का कंडीशन बताया है, ठीक है। चलिए अगला है आपका अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, तो पाकिस्तान से चले गए कुछ भारतीय नागरिकों की नागरिकता, पाकिस्तान चले गए यानी कि भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 7 में किया गया है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के लिए, अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों के लिए। बोल रहा है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए उन्हें पुनर्वास परमिट के साथ आने पर नागरिकता माना जाएगा। यानी जो लोग पाकिस्तान तो चले गए लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि यार गलत कर दिए, यहां नहीं आना चाहिए था, फिर वो रिटर्न आ गए कहां, भारत। 1 मार्च 1947 से पहले भारत आ गए तो 1947 के बाद भारत आ गए तो उनको नागरिकता भारत की दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा उनको पुनर्वास परमिट, यानी उनको इस बात की गारंटी देनी होगी कि वो अब भारत से पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यानी हमेशा के लिए वह पाकिस्तान में ही रहेंगे। यह अगर वह दे देते हैं, इस बात का तथ्य प्रमाण दे देते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। क्लियर है, यह 7वां यही बात बताता है। 8वां अनुच्छेद क्या कह रहा है, यह कहता है कि भारतीय मूल यानी PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति भारतीय राजनयिक मिशन के साथ भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकता है। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, भारतीय मूल का है इसका मतलब है कि वह भारत में प्रेजेंट टाइम में नहीं रह रहा है, किसी दूसरे देश में रह रहा है। और भारतीय मूल का है इसका मतलब यह है कि उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत के नागरिक रहे होंगे, ठीक है। तो उस स्थिति में उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कैसे, तो उसको अपना पंजीकरण कहां कराना होगा, तो जिस देश में है उस देश में भारत के राजदूत जो हैं, जैसे अमेरिका में है तो अमेरिका में भारत के राजदूत होंगे, तो वहां पर जाकर के उसको पंजीकरण कराना होगा, तब उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएंगी, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 9। यह कहता है कि स्वेच्छा से भारतीय दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने के बाद भारतीय नागरिक समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिए यहां पे कहा गया है स्वेच्छा से। अब जबरदस्ती किसी को नागरिकता दिया जाएगा तो वो कंडीशन में सरकार फिर जो है उसके लिए दूसरा व्यवस्था लगाएगी। लेकिन अगर स्वेच्छा से आपने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया है तो उस कंडीशन में आपकी नागरिकता भारत की क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। काहे कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 10 उपरोक्त बताए गए किसी भी कानून के तहत अगर किसी ने भारत की नागरिकता प्राप्त किया है तो वह भारतीय नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी रहेगा। मतलब कह रहा है कि अगर आपने भारत की नागरिकता को फुलफिल किया हुआ है तो आप नागरिक बने रहेंगे।
ठीक है, भारतीय कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार आप जो है सो भारत में जी रहे होंगे। अगर संसद किसी प्रकार का अमेंडमेंट लाता है, कोई जो है सो संशोधन करता है, कहां पे संशोधन करता है? नागरिकता में, तो भी आपको जो है उस संशोधन के अनुसार नागरिकता आपकी बनी रहेगी। यही बात आपका 9th बताता है। 11 यह बोलता है कि संसद को नागरिकता के लिए अधिग्रहण या समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। यानी संसद जो है इसके पास यह अधिकार है कि वह नागरिकता को प्रदान कर सकती है, नागरिकता को खत्म कर सकती है, नागरिकता के कंडीशन को बदल सकती है। और इसी के आधार पर संसद ने अलग अलग समय पर बहुत सारे संशोधन नागरिकता में अब तक किया है। वैसे अगर मूल नागरिकता की बात की जाए, लोगों को अगर नागरिकता दी गई है तो किसके तहत दी गई है? तो नागरिक अधिनियम 1955 के तहत। यानी जो भी कंडीशंस आप पढ़ रहे थे, ये सभी कंडीशंस पर मुहर कब लग जाता है? तो 1955 में लग जाता है और उसके तहत नागरिकता दी गई थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमको रियलाइज हुआ, जरूरत महसूस हुआ, हमने अलग अलग समय पर इसमें संशोधन भी किए। जैसे आपको एक संशोधन हुआ है, यानी नागरिकता में सबसे पहला संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, यानी 1986 में हमने सबसे पहले नागरिकता में संशोधन किया था। और इसमें क्या कंडीशन डाला कि भैया 1 जुलाई 1987 से 4 दिसंबर 2003 के बीच, 1 जुलाई 1987 से 4 दिसंबर 2003 के बीच भारत में जन्म लेने वाले सभी लोग भारत के नागरिक होंगे यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। ठीक है, यह कंडीशन डाला गया। लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2006, यह संशोधन किया गया और बोला गया कि 4 दिसंबर 2003 या उसके बाद, 4 दिसंबर 2003 या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे जन्म से भारत के नागरिक होंगे यदि उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। याद रखिएगा, ये जो है इसमें कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसमें आपको क्या बोला गया है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन यहां कह रहा है थोड़ा सा और इसको क्या किया गया, मजबूत बनाया गया नागरिकता नियम को, कि आपको 4 दिसंबर 2003 के बाद भारत में जन्म लिए सभी बच्चे भारत के नागरिक होंगे यदि उनके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारा घुसपैठ होता था और वहां के लोग जो है सो भारत में एंट्री कर जाते थे। अगर मान लीजिए वहां की कोई औरत आती है भारत में और यहां पे शादी कर लेती है तो उससे जो बच्चे का जन्म होगा उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मां अवैध प्रवासी है। लेकिन अगर उसकी मां पंजीकरण के रूल को फॉलो करती है, देशीयकरण के रूल को फॉलो करती है, तो उसके बाद उसके बच्चे का जो जन्म होगा उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी बांग्लादेश से घुसपैठ को रोकने के लिए यह कंडीशन, यह जो है सो संशोधन किया गया। इसके बाद एक संशोधन हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत किया गया कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, यानी दोहरी नागरिकता दे दी गई। अब आपको ये सॉरी ऐसे कैसे हो गया? दोहरी नागरिकता तो भारत में है ही नहीं। अब समझिए दोहरी नागरिकता क्या है। जैसे कोई व्यक्ति जो है चला गया अरब कमाने, आपने सुना भी होगा कि कैसे करे पर अब गईले अरब, नहीं तो अरब कमाने अगर चला गया तो वह तो भारत के में नहीं है, तो क्या उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? नहीं, एक्चुअली उसको जो है OIC के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। कोई व्यक्ति अगर विदेश में पढ़ने चला जाता है, कमाने चला जाता है 1 साल 2 साल के लिए, तो उसके पास 2 प्रकार की नागरिकता है। एक तो वह भारत का जो है प्रवासी नागरिक माना जाएगा, भारत का प्रवासी नागरिक माना जाएगा, यानी OIC के अंतर्गत उसको जो है रखा जाएगा। ठीक है, प्रवास पे गया हुआ है यानी फिर से वापस आएगा। अब सुनते होंगे फलाना प्रवासी पक्षी फलाने जगह साइबेरिया से आई है, तो साइबेरिया से प्रवासी है यानी कि कुछ समय के बाद यहां से वह रिटर्न चली जाएगी। ठीक है, तो मूल जो होगा उसका भारत में ही होगा, लेकिन वह जो है अभी कुछ समय के लिए विदेश में रह रहा है, तो विदेश भी उसको अपना संरक्षण दिया हुआ है और भारत भी उसको अपना संरक्षण दिया हुआ है, तो 2 प्रकार की नागरिकता उसको मिल गई, लेकिन वह भारत का ही मूल नागरिक माना जाएगा। अगर उसी कंडीशन में OIC में गया है और वहां पे उस देश में उसने शादी करके वहां अपना घर बसा लिया, वहां की नागरिकता ले लिया, तब इसकी नागरिकता भारतीय खत्म हो जाएगी। क्लियर है? बाद में क्या किया गया कि 2015 में एक संशोधन किया गया और OIC और PIO दोनों को साथ में मिला दिया गया। पहले OIC के लिए अलग सर्टिफिकेट, PIO के लिए अलग सर्टिफिकेट दिया जाता था। अब दोनों को मिक्स कर दिया गया कि दोनों को अब सर्टिफिकेट, एक एक सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। PIO क्या है? तो यही भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, भारतीय मूल के ब्रिटेन नागरिक। ठीक है, और ये OIC क्या है? तो आपको भारत के प्रवासी नागरिक। क्लियर है? इन दोनों को अब साथ कर दिया गया है। यह बात आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट एक और संशोधन, वह संशोधन है आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इससे पहले वाले
नागरिकता संशोधन को तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसको अभी के टाइम में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग जान रहे होंगे। क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। 2019 में नागरिकता संशोधन यानी किसमें संशोधन किया गया? तो 1955 में। किसमें? 1955 में संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद एक कंडीशन डाला गया। क्या कंडीशन? कि भैया पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इस तीनों देशों में रहने वाले कौन कौन? इस तीनों देशों में रहने वाले बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख और हिंदू, ठीक है, ये 6, यानी मुस्लिम को छोड़ करके इन तीनों देशों में बाकी जो भी रहते होंगे उनको अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आ गए हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इसे लागू किया गया है 2024 में ही, अभी बस पिछले 1 महीना पहले लागू किया गया। संशोधन 2019 में हुआ था, लागू 2024 में हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली देखिए पंजीकरण के कंडीशन को अगर हम देखें तो पंजीकरण का कंडीशन कितना है? 7 साल है, इसमें 7 जोड़िएगा तो 2021, यानी ये सभी लोग वो हैं जो पंजीकरण के कंडीशन को क्या कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं, तो इनको भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? प्रदान कर दी जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सीमा हैदर भी तो आई है, तो ध्यान रखिए सीमा हैदर को CAA के तहत नागरिकता नहीं मिलेगा। ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था, इसको CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, इसके तहत उसको नागरिकता नहीं मिलेगा। उसको आई है तब से अगले 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा और फिर पंजीकरण के द्वारा उसको नागरिकता मिलेगी। लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भी इन सभी में से बिलोंग करते हैं, इन 6 कास्ट में से बिलोंग करते हैं, और वो जो है इन तीनों देशों से हैं, ध्यान रखिएगा इस तीनों देशों के अलावा किसी और से नहीं, इन तीनों देश से हैं और इन तीनों देश को छोड़ करके भारत में आ गए हैं, उन सभी को पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड CAA। यानी CAA के तहत भारत के नागरिकों की नागरिकता चेक नहीं की जाएगी, जो भारत का नागरिक है वो नागरिक है, ठीक है। ये केवल उन लोगों को, उस देशों से आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलिए ये था आपका नागरिकता। अब याद रखिए इसके बाहर एक अगर क्वेश्चन पूछ देना तो हमसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको मेंस लिखना हो तो मेंस में अगर नागरिकता के बारे में आ जाए तो इतना रगड़ के आ जाइएगा, मतलब आपको जो है सो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, इस बात की गारंटी हमारी है, ठीक है। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी चैनल पर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।